हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएस बायोलॉजी क्लासेस। आई एम डॉक्टर शिव शंकर गौतम। इससे पहली क्लास में हमने देखा था माइटोसिस के बारे में और आज हम शुरुआत कर रहे हैं मियोसिस के बारे में। ठीक है ना। तो मियोसिस को पढ़ने से पहले हम जानते हैं कि उसके क्या इंपोर्टेंस है और ये क्यों जरूरी है। ठीक है ना। कभी आपने सोचा है कि दुनिया में करोड़ों लोग हैं और उनमें से कोई भी दो लोग एक जैसे नहीं दिखते हैं। डिट्टो एक जैसे, शक्ल थोड़ा बहुत मैच कर सकती है, कलर मैच कर सकता है ना, हाइट मैच कर सकती है, मतलब कुछ भी चीजें मैच कर सकती है, लेकिन डिट्टो एक जैसे नहीं होते, है ना। क्यों नहीं होते हैं? क्योंकि जब इतने करोड़ लोग हैं तो कोई भी दो लोग एक जैसे नहीं है, सब में थोड़ा थोड़ा डिफरेंस होता है, या तो मॉर्फोलॉजिकली, या उनकी हैबिट्स में, या उनके मेंटल लेवल पे, किसी भी तरह से उनके अंदर डिफरेंस पाया जाएगा। तो उसका जो रीजन है वो आज हम आपको बताने जा रहे हैं। ठीक है ना। तो वो होता है किसकी वजह से? ये डाइवर्सिटी की वजह से। कि डाइवर्सिटी आती कहां से है? डाइवर्सिटी आती है मियोसिस से। तो मियोसिस में एक्चुअली क्या होता है ये आज हम डिस्कस करेंगे। पहले जान लेते हैं मियोसिस होता क्या है ना। तो मियोसिस क्या है? मियोसिस डिवीजन है ये। ठीक है ना। तो इससे पहले हमने जब दोनों डिवीजन के बारे में बताया था तो थोड़ा बहुत डिस्कस किया था, लेकिन आज हम दोबारा बता दे रहे हैं। एक तो सबसे पहले ये जाने कि इनकी डिस्कवरी की थी वो विनी वाटर और स्ट्रासबर्गर ने की थी, है ना, डिस्कवरी इसकी। दूसरा कि ये मियोसिस जो होता है वो केवल और केवल जनन कोशिकाओं में होता है, यानी कि रिप्रोडक्टिव सेल्स के अंदर होता है। ठीक है। तो रिप्रोडक्टिव सेल्स में क्यों होता है? क्योंकि ये क्या है, एक रिडक्शनल डिवीजन है। और रिडक्शनल डिवीजन का मतलब होता है कि जो क्रोमोसोम का नंबर पेरेंट सेल में होता है उसका डिवीजन के बाद जो मियोसिस जिसके अंदर होता है सेल के अंदर, तो उसमें जो क्रोमोसोम की संख्या है वो हाफ रह जाती है ना। तो जैसे मान लो हमने देखा ह्यूमंस के बारे में ही देख लेते हैं हम। जैसे ह्यूमन है तो ह्यूमन में कितने क्रोमोसोम होते हैं? 46 क्रोमोसोम्स होते हैं। ठीक है ना। ये दो तरह के क्रोमोसोम होते हैं, है ना। ये तो मान लिया हमने ये मेल है, ये मेल है, इस तरह से साइन होता है मेल का। ठीक है ना। कभी आए ऐसे बना हुआ, इसका मतलब होता है कि मेल। और ऐसे ही इधर मान ली हमने फीमेल, इसको कहते हैं फीमेल। ठीक है ना, फीमेल, ये फीमेल का है। तो इसके अंदर भी कितने होंगे? 46 ही होंगे। लेकिन इसमें दो तरह के क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं। ये इसका 44 या कह सकते हैं 22 पेयर्स, 44 या 22 पेयर्स, ये एक तरह के होते हैं। और 2 और 1 पेयर ये अलग तरह के होते हैं। इनको बोलते हैं हम ऑटोजोम्स, और इनको हम बोलते हैं एलोजोम्स, ओलोजोम्स बोल सकते हैं, ओलोजोम्स। ठीक है ना। ये दो तरह के होते हैं। एक तो ऑटोजोम्स, या इनको हम ऐसा सेक्स क्रोमोसोम्स भी बोल सकते हैं, सेक्स क्रोमोसोम्स। क्यों बोलते हैं इनको सेक्स क्रोमोसोम? क्योंकि ये ऑर्गेनिज्म में सेक्स डिसाइड करते हैं कि ये मेल बनेगा या फीमेल बनेगा। तो देखिए मेल्स के अंदर ये तो दोनों में ही सेम रहेगा। ऐसे ही इसमें भी ये 22 पेयर्स और 1 पेयर, ठीक है ना, सेम ही रहेगा। अब देखिए डिफरेंस कहां होता है। देखिए 22 पेयर जो है ऑटोजोम्स है, ये ऑटोजोम्स, ये भी ऑटोजोम्स है, ये दोनों में एक जैसे रहते हैं, मेल हो या फीमेल हो, दोनों में एक जैसे। क्योंकि ये सोमेटिक बॉडी को फॉर्मेशन करते हैं। सोमेटिक बॉडी का मतलब होता है पूरी शरीर का फॉर्मेशन करते हैं, केवल किसको छोड़ करके? केवल जनन कोशिका है या रिप्रोडक्टिव सेल्स को छोड़ करके, यानी कह सकते हैं गैमीट्स को छोड़ करके। ठीक है। अब देखो इनमें क्या है कि ऑटोजोम्स तो हो गए एक तरह की,
और जो वन पेयर होता है उसमें मेल के अंदर होता है एक एक्स होता है और एक वाई होता है। ये दो क्रोमोसोम अलग अलग होते हैं। इसी तरह से ये एक जैसे हो गए और इसमें हो गया एक एक्स होगा और दूसरा भी एक्स होगा फीमेल के अंदर। अब इनमें से जो रिप्रोडक्शन होगा तो एक एक, अब जो सेल बनी इनमें, इसमें जो सेल बनेगी वो क्या हो जाएगी, या तो 22 प्लस एक्स होगी या 22 प्लस वाई होगी। ये दो सेल बनेगी इसके अंदर, एक ऐसी बनेगी और एक, ये दोनों ही कैसी हैं, हैप्लॉइड सेल है। कैसी है, हैप्लॉइड सेल। और यहाँ पे ये जो थी वो डिप्लॉइड सेल थी, क्योंकि यहाँ नंबर कितना था, 46 था। ठीक है, ऐसे ही इसके अंदर जो बनेगी वो कौन सी बनेगी, इसमें 22 प्लस एक्स और दूसरी भी जो बनेगी वो 22 प्लस एक्स ही बनेगी, दोनों ही एक जैसी बनेगी। अब जो इनमें से एक सेल इसमें से आएगी और एक सेल इसमें से आएगी, जब इनके अंदर, जब इनमें आपस में क्या हुआ, क्रॉस होगा या रिप्रोडक्शन होगा। तो एक सेल अगर मान लो इसमें से ये वाली आ गई, ये वाली, तो क्या होगा, और इसमें से तो कोई सी आ जाए, दोनों एक ही जैसी हैं, दोनों कॉमन है। तो इसमें से अगर ये पहली वाली आती है तो यहाँ कितना हो जाएगा, 22 ये 22 ये, तो ये तो 44 तो ये हो गए क्रोमोसोम, और प्लस क्या हो जाएगा, एक्स एक्स, एक एक्स इधर से और एक एक्स इधर से। तो ये जो प्रोजेनी होगा, ये जो बच्चा होगा या कह सकते हैं ये प्रोजेनी होगा, वो क्या होगा, फीमेल हो जाएगा, क्योंकि फीमेल का क्या होता है, एक्स एक्स। और अगर मान लो ये वाली सेल आती है तो इसका क्या होगा, ये 44 तो ये हो ही गए, इसमें से भी 22 आएंगे इसमें से, और ये जो होगा इसमें वाई है और इसमें इसका एक्स है, तो ये एक्स वाई है। और ये जो होगा ये प्रोजेनी कैसा होगा, मेल होगा। ठीक है ना। तो इन्होंने क्या किया, सेक्स डिसाइड कर दिया। अच्छा देखिए, शुरुआत में जब हमने देखा कि इसमें कितना था, 44 प्लस 2, यही तो था, और इसमें भी 44, यहाँ कह सकते हो 22 पेयर का मतलब हो गया 44, है ना, 44 प्लस 1 पेयर या 2 क्रोमोसोम्स, तो वही यहां आ गया 44 प्लस 2, 44 प्लस 2। यानी ये इसी वजह से रिडक्शनल डिवीजन होता है, क्योंकि सेक्सुअल जो रिप्रोडक्शन होता है उसमें क्या है, दोनों पेरेंट्स की एक एक सेल आकर के फ्यूज होती है और एक नई सेल बनाती है। तो कुछ जो कैरेक्टर्स होते हैं वो मेल के आते हैं और कुछ फीमेल के आते हैं। तो जो प्रोजेनी जो बनता है, जो नेक्स्ट जनरेशन बनती है, उसमें कुछ कैरेक्टर्स तो मेल के होंगे और कुछ कैरेक्टर फीमेल के होंगे। जो नया बनेगा उसमें माता और पिता के दोनों के कुछ न कुछ गुण लिए हुए होगा, तो ये तीसरा बन जाएगा, यानी कि एक नया कॉम्बिनेशन बनेगा कैरेक्टर्स का। तो इसलिए ये ना तो बिल्कुल आइडेंटिकल फादर की तरह होगा और ना ही मदर की तरह होगा। बच्चा जो होगा वो थोड़ा सा डिफरेंट होगा। यही तो डाइवर्सिटी है ना, यही डाइवर्सिटी है। और ये जो किस वजह से हुआ, ये इसमें कौन सा डिवीजन हुआ, ये जो सेल बनी इसमें से बनी, ये मियोसिस के द्वारा बनी। ठीक है, यहां से जो सेल बनी, ये दो सेल जो बनी है वो मियोसिस से बनी है। कौन से डिवीजन से बनी, मियोसिस से बनी। अब ये मियोसिस क्या होता है, ये हम आगे आपको डिस्कस करते हैं। अच्छा, आप देखते हैं इसमें, देखो इसमें दो डिवीजन होते हैं, एक तो होता है मियोसिस फर्स्ट और एक होता है मियोसिस सेकेंड। ठीक है, तो मियोसिस फर्स्ट में भी कई स्टेप होते हैं, जैसे हमने उसमें देखा था माइटोसिस में। तो पहला क्या है, प्रोफेज 1, मेटाफेज और एनाफेज, टीलोफेज उसमें होते थे। लेकिन इसमें दो, मियोसिस 1 अलग हो रहा है, मियोसिस 2 अलग हो रहा है, तो यही जो स्टेप है वो दो भाग हो गए। ठीक है ना। और इसमें डिफरेंट बात ये है कि जो प्रोफेज होता है ये एक लॉन्ग स्टेज है इसकी, और ये बड़ा टाइम लगता है इसमें। ठीक है, तो इसमें देखिए कि इसमें भी कई स्टेप होते हैं। एक होता है लेप्टोटीन, जैगोटीन, पैकेटीन, डिप्लोटीन और डाइगेनेसिस। इसको याद कैसे रखना है,
इसको याद, इसका कभी कभी इसी पे क्वेश्चन आ जाता है कि जो प्रोफेज की जो अवस्थाएं हैं, प्रोफेज की जो स्टेजेस हैं, उनको एक सीरियल में पूछते हैं कि इनका सही क्रम क्या है। ठीक है ना। तो इसके लिए एक याद कर लेना, ले जा पैकेट दीदी, है ना, ऐसे याद रखना, ले जा पैकेट दीदी। ले से मतलब लेप्टोटीन, जा से हो गया जाइगोटीन, है ना, पैकेट मतलब पैकेटिन, और डिप्लोटीन और डाइकिनेसिस, ऐसे करके एक हमने ऐसे बना दिया है, ले जा पैकेट दीदी। ठीक है ना। इससे क्या है कि इसका एक सीरियल बना रहेगा, सीरियल आपको याद रहेगा, ये कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है। ठीक है। अब देखते हैं कि इसमें पहले तो हम पढ़ते हैं प्रोफेज वन। प्रोफेज वन में क्या क्या होता है ये देखिए। तो सबसे पहले देखते हैं लेप्टोटीन। तो लेप्टोटीन, ये देखो, ये मैंने बनाया हुआ है, ये है लेप्टोटीन। कि लेप्टोटीन में सेल में क्या क्या, लेप्टोटीन, ठीक है ना। तो लेप्टोटीन में क्या होता है कि जो क्रोमेटिन होता है वो क्रोमेटिन कंडेंस होने लगता है ना, कंडेंसेशन स्टार्ट हो जाता है, और ये एक ही पॉइंट पे जुड़े हुए दिखाई देते हैं, है ना, सारे के सारे क्रोमोसोम एक ही पॉइंट पे दिखाई देते हैं, और इसको हम कहते हैं बैंक्वेट स्टेज। क्या कहते हैं हम इसको? बैंक्वेट स्टेज, कभी कभी पूछ लेता है। और इसमें दोनों आपको दिख रहे हैं, ये सेंट्रियोल है, ये जो बनाई है हमने, ये सेल मेम्ब्रेन है, और अंदर वाली जो है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, और ये न्यूक्लियस है। ठीक। अब इसके बाद इसमें याद रखने वाली बात यही है कि क्या होता है, क्रोमेटिन का कंडेंसेशन होता है, और वो एक ही पॉइंट पे, हम सारे क्रोमोसोम का एक ही पॉइंट पे जुड़े हुए दिखाई देते हैं, और इसको हम कहते हैं बैंक्वेट स्टेज। इसके बाद कंडेंसेशन और होता है, और यहाँ पे आकर के ये हुई लेप्टोटीन के बाद आती है जाइगोटीन। ठीक है ना, जाइगोटीन। जाइगोटीन में क्या होगा कि ये जो सेंट्रियोल है वो अपने अपने पोल्स की तरफ मूव करने लग जाएंगे, है ना, और अपने पोल्स की तरफ मूव करने लगेंगे, और ये जो क्रोमोसोम है वो पूरी तरह कंडेंस होकर के एक जो है सिनेप्स बना लेते हैं। सिनेप्स का मतलब है कि दो पास पास आ जाते हैं, और ये जो जुड़े हुए दिखाया, ये मैंने दिखाया है, ये जुड़े हुए, इसको कहते हैं हम सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स। तो सिनेप्सिस अगर पूछता है कि सिनेप्सिस कहाँ बनते हैं, तो सिनेप्सिस, इसको सिनेप्सिस कहते हैं, जोड़े बन जाते हैं, यानी दो अलग अलग क्रोमोसोम, होमोलोगस क्रोमोसोम जो है पास पास आ जाते हैं, और उसको कहते हैं हम सिनेप्सिस। तो ये सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स से जुड़ जाते हैं। ठीक है। इसको हम, ये जो स्टेज मिलेगी, कहाँ मिलेगा? जाइगोटीन में। ये क्वेश्चन आता है कि सिनेप्सिस कहाँ होती है? जाइगोटीन में। ठीक। इसके बाद क्या हुआ कि ये तीसरी स्टेज जो होती है, ये जो पैकेटिन, तीसरी कौन सी है? पैकेटिन। पैकेटिन में क्या होगा कि ये जो क्रोमोसोम है, केवल हमने इसमें दो दिखाए हैं, और दो इसलिए दिखाए हैं ताकि हम इनके बारे में हम बता सके, बड़ा करके। देखो, ये मैंने एक अलग क्रोमोसोम बनाया है, ये अलग अलग क्रोमोसोम है, होमोलोगस क्रोमोसोम, दो जो के पास आ गए हैं। ठीक है। और इसमें क्या है, ये एक अलग कलर से किया है हमने, ये अलग। इसमें क्या होगा कि दोनों एक एक अलग अलग पॉइंट से जुड़ जाएंगे, और इनमें एक्सचेंज हो जाता है, सेगमेंट्स का एक्सचेंज होता है, और इसको हम कहते हैं क्रॉसिंग ओवर। ये क्या है? क्रॉसिंग ओवर। क्रॉसिंग ओवर अगर पूछे, क्रॉसिंग ओवर कहाँ पे होती है? पैकेटिन में होती है। यही क्वेश्चन आते हैं जो मैं बता रहा हूँ, ज्यादा चीजें नहीं पूछते हैं। पूछते क्या है, जैसे सिनेप्सिस कहाँ होगी? सिनेप्सिस होगी जाइगोटीन में, है? और ये बैंक्वेट स्टेज कहाँ मिलेगी? वो मिलेगी लेप्टोटीन में। और इसके अंदर पैकेटिन में क्या होगा? पैकेटिन में होगा क्रॉसिंग ओवर। क्रॉसिंग ओवर में कैसे? जैसे मैंने ये दिखाया, देखो यहाँ अलग से दिखा दे रहा हूँ, जैसे ये हमने, ये एक क्रोमोसोम है, इस तरह से हमने इसको डार्क करके दिखा दिया है, और एक क्रोमोसोम हमने यहां से लिया, तो अब ये इनके अंदर हो जाएगी क्रॉसिंग ओवर, और क्रॉसिंग ओवर होकर के जो नया बनेगा वो कैसे बनेगा? एक एक देखो, ये जो है, जो इनमें क्या है, ये बाइवलेंट बना है ना, बाइवलेंट बना है। इसमें एक जो क्रोमोसोम है वो आएगा
मेल से यानी कि फादर से, और एक जो क्रोमोसोम आएगा वो किससे आएगा, वो फीमेल से आएगा। तो इस तरह से ये जोड़ी बनाएगा। अब इनके अंदर होता है क्या, क्रॉसिंग ओवर। तो ये जो मैं डाइवर्सिटी वाला जो बात बता रहा था कि इनमें डाइवर्सिटी क्यों होती है, जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में या मियोसिस से डाइवर्सिटी क्यों होती है, क्योंकि इनमें जो है कुछ सेगमेंट्स का एक्सचेंज हो जाता है। सेगमेंट एक्सचेंज हो गया, इसका मतलब क्या है कि क्रोमोसोम का एक नया रिकॉम्बिनेंट जो है रेडी हो जाता है, और उसमें कुछ अलग गुण पाए जाते हैं, दोनों के अलग है। तो अभी देखो ये जो है अब इसमें ये जो हिस्से हैं, इसके आगे, ठीक है, इसलिए हमने इसको डार्क नहीं किया है। इसके बाद ये अगला देखेंगे, ये जो दूसरा बना, तो दूसरा कैसा बनेगा, इसमें केवल एक ही जगह का आएगा, ठीक है। अब इसका हिस्सा कुछ इसमें आ गया, तो इसी चीज को इसका सेगमेंट इसमें आ जाता है और इसका सेगमेंट इसमें आ गया, इसी को हम कहते हैं क्रॉसिंग ओवर, ठीक है। इसको हम क्या कहते हैं, क्रॉसिंग ओवर, और जो कि होती है पैकेटिंग में, यही याद रखने वाली बात है। अच्छा, पैकेटिंग के बाद अब आती है, पैकेटिंग के बाद आती है डिप्लोटिंग। तो हमने पैकेटिंग में तो बताया था क्या हो गया, क्रॉसिंग ओवर हो गई। इसके बाद क्रॉसिंग ओवर हो गया। अच्छा, ये जो इसमें क्या होता है डिप्लोटिन में, कि जो सिलोक्टेनिवल जो कॉम्प्लेक्स है ये यहाँ पे जुड़ा हुआ है, तो ये क्या करेगा, ये डिसॉल्व हो जाएगा, है ना। और डिसॉल्व होने से ये कुछ पॉइंट्स पे ये जुड़ा रह जाते हैं, दोनों जो क्रोमोसोम है वो कुछ पॉइंट्स पे जुड़े रह जाते हैं, और उसको हम बोलते हैं काइसमेटा। इसको बोलते हैं हम काइसमेटा। जुड़ने की जैसे यहाँ जुड़ा है, यहाँ जुड़ा, इस तरह से जुड़े हुए हैं, इन पॉइंट्स को हम बोलते हैं काइसमेटा। तो अगर क्वेश्चन आता है कि काइसमेटा वो फॉर्मेशन होता है, वो कौन सी स्टेज में होता है, वो डिप्लोटिन में होता है। ये क्वेश्चन याद रखना, डिप्लोटिन में होता है। और क्या होता है इसमें, ये सेपरेट, यानी कि यहाँ से सिलोक्टोनिमल डिसॉल्व हो गया और ये अलग अलग होने कोशिश करते हैं, तो यहाँ पे कहीं जो जुड़े रह जाते हैं उसको हम कहते हैं कि काइसमेटा। और ये जो सेंट्रियोल है वो अपने पोल्स की तरफ मूव करते हैं। इसके बाद अब आ जाता है डाइकेनेसिस, है ना। डाइकेनेसिस में क्या होगा कि ये दोनों अलग अलग हो जाएंगे। काइसमेटा जो है, काइसमेटा का एंड हो जाएगा, काइसमेटा यानी वो भी छूट जाएगा और अलग अलग हो गया। यहाँ देखो दोनों अलग अलग क्रोमोसोम जो आपको दिखाई दे रहे होंगे, तो इसमें जो कि अलग अलग दोनों का थोड़ा थोड़ा जो पार्ट लिए हुए हैं, ठीक है। ये दोनों अलग अलग पार्ट, इसका इसमें एक्सचेंज होगा, इसका इसमें एक्सचेंज होगा। इसी की वजह से इनमें से कुछ जीन इधर चले गए, कुछ में नए कॉम्बिनेशन बन जाए, इसको कहते हैं रिकॉम्बिनेंट। तो ये रिकॉम्बिनेशन हुआ, है ना। तो रिकॉम्बिनेशन की वजह से ही क्या होता है, डाइवर्सिटी आती है, यानी नए जो करेक्टर्स आते हैं वो इन्हीं की वजह से आते हैं। रैंडमली ये जो है सेल्स के अंदर जाते हैं और सेल फिर आगे जाकर के फ्यूज करती है, तो वो भी दो रैंडमली सेल फ्यूज करेंगी तो नए और करेक्टर्स मिलेंगे। तो इस तरह से जो डाइवर्सिटी की जो है पॉसिबिलिटी है वो बढ़ जाती है, ठीक है ना। तो इसमें क्या हुआ कि जो दोनों सेंट्रियोल है वो अपने पोल्स पे चले गए और ये क्रोमोसोम क्या हम दो ही दिखाए हैं, ये अलग अलग हो गए, ठीक है ना। तो यहाँ पे काइसमेटा का जो टर्मिनेशन हो गया, ठीक, इसको कहेंगे हम डाइकेनेसिस। इसके बाद अब क्या हुआ कि इसके बाद अब स्टार्ट होता है ये मियोसिस सेकंड, अभी वो सॉरी ये मेटाफेज फर्स्ट गया, यानी कि ये प्रोफेज जो स्टेज है यहाँ पर आकर के डाइकेनेसिस पे कंप्लीट हो गई है, ठीक है। तो डिप्लोटीन में एक चीज और मैं आपको बता दूं कि डिप्लोटीन जो स्टेज है इसमें कभी कभी क्या होता है कि जो कुछ वर्टिब्रेट्स होते हैं उनकी जो ऊसाइड में ये स्टेज कभी कभी इतना लंबा चलती है कि महीनों और सालों तक जो है ये स्टेज उसी स्टेज में पड़े रहते हैं। ये एक कभी कभी पूछ लेता है, तो ये भी ध्यान रखना डिप्लोटीन में। और ये भी होता है कि ऊसाइड जो होती है वर्टिब्रेट्स की, तो उनकी जो स्टेज होती है वो महीनों तक यानी मंथ्स और ईयर तक भी पड़ी रहती है इसी स्टेज। तो क्या होगा कि ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो क्या हो जाएगी, डिसअपीयर होने लगेगी।
और न्यूक्लियोलस भी डिसअपियर होने लगता है। ठीक है, फिर ये डाइकाइनेसिस से अब ये प्रोफेज यहाँ पे कंप्लीट हो गया। इसके बाद आता है मेटाफेज। अब मेटाफेज में देखते हैं, इसके बाद देखते हैं, इसके बाद देखते हैं कि अब आगे सेल मेटाफेज में है ना, मेटाफेज स्टेज में। तो इसमें क्या होगा कि स्पिंडल फाइबर्स जो है निकल आएगी इसमें से, है ना। स्पिंडल फाइबर आकर के क्या करेंगे, अच्छा ये जो क्रोमोजोम है वो दो प्लेट पे अरेंज हो जाएंगे रैंडमली, है ना। होमोलॉजी जो क्रोमोजोम है वो दो में अलग अलग दो प्लेट पे अरेंज हो जाएंगे। अब इसमें से देखो दो दो ये क्रोमेटेड दो दो लिए हुए हैं, है ना। अब एक क्रोमेटेड इसमें से कैसा होगा, रिकॉम्बिनेंट होगा, और एक होगा प्योर वाला, ठीक है ना, क्योंकि हमने बताया क्रॉसिंग ओवर में एक में रिकॉम्बिनेशन हुआ, एक में नहीं हुआ। ठीक है, तो ये ऐसे दो दो क्रोमेटेड वाले हैं। ठीक है, ये दोनों प्लेट पे अरेंज हो गए, इसको कहेंगे हम मेटाफेजिक प्लेट। अब इसके बाद मेटाफेज के बाद जैसे ही एनाफेज में आएगी सेल, तो ये क्या करेंगे, ये अलग अलग पोल्स की तरफ अपनी ये स्पिंडल फाइबर जो है अलग अलग पोल्स की तरफ खींचने लगेंगे, और यहाँ से क्या होगा, अब ये आधे आधे इधर आधे आधे एक पोल पे और ये दूसरे पोल पे पहुंच जाएंगे। ठीक है, अपलिफ्टिंग हो गई इसकी। इसके बाद क्या होगा, ये हो गया एनाफेज। एनाफेज के बाद अब आता है टीलोफेज। टीलोफेज में क्या होगा, ये अपने पोल्स पे पहुंच जाएंगे और ये स्पिंडल फाइबर जो होती है वो डिसअपियर हो जाएंगी, और ये जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो रीअपियर हो जाएगी और न्यूक्लियोलस भी रीअपियर हो जाएगा। इसी तरह से दोनों अलग अलग, इसमें भी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बन गई और न्यूक्लियोलस बन गया, दोनों अपने अपने अलग अलग पोल पे पहुंच गए। और यहां से क्या होगा, ये टीलोफेज यानी कि ये मियोसिस का पहला स्टेज यहाँ पे खत्म हो गया, है ना, यानी कि दो सेल अलग अलग बन गई। अब यहां से स्टार्ट होगा क्या, ये साइटोकाइनेसिस। ठीक है, ये तो दो एक सेल की जो मेम्ब्रेन है वो दोनों तरफ से एक खांच बना लेगी, यानी कि क्लीवेज बना लेगी। तो जैसे यहाँ धसी हुई है दोनों तरफ से अंदर की तरफ, यानी अंदर की तरफ दोनों तरफ से मूवमेंट करेगी, यानी इसको हम या क्लीवेज मेथड बोलेंगे या फरो मेथड बोलते हैं। ये एनिमल्स में होता है। ठीक है ना, हमने प्लांट सेल में भी बताया था। प्लांट सेल में कैसे होता है, प्लांट सेल में होता है सेल प्लेट मेथड, या सेल प्लेट मेथड होता है कि जो अंदर से सेल प्लेट का निर्माण होने लगता है और बाहर की तरफ होता है। तो इसको हम कहते हैं सेंट्रीपीटल, सेंट्रीपीटल मूवमेंट बोलते हैं। ठीक है ना, सेंट्रीपीटल होती है, एक फरो अंदर की तरफ बन जाती है और दोनों अलग अलग हो जाती है। ठीक, तो यहाँ तो ये मियोसिस 1 यहाँ कंप्लीट हो गया। इसके बाद जो सेल है वो कहां चली जाएगी, इंटरकाइनेसिस। इंटरकाइनेसिस ये फेज, ये रेस्टिंग फेज है ना, इसमें थोड़ी देर के लिए रेस्टिंग फेज में चली जाएगी और उसके बाद शुरू होगा मियोसिस 2। अच्छा, अब हम जो बताया मियोसिस 1 के बाद क्या होगा कि सेल चली जाएगी इंटरकाइनेसिस में। देखो इंटरफेज में और इंटरकाइनेसिस में कंफ्यूजन नहीं करना, है ना। इंटरफेज जो होता है वो माइटोसिस में हमने पढ़ाया था कि वो सेल ग्रोथ का एक वो होता है, फेज होता है। लेकिन जो इंटरकाइनेसिस है वो क्या है, जो मियोसिस 1 और मियोसिस 2 के बीच का जो इंटरवल होता है, टाइम इंटरवल होता है, टाइम पीरियड होता है, वो इंटरकाइनेसिस होता है। ठीक है ना, तो इंटरकाइनेसिस में क्या होता है कि सेल जो होती है वो आरएनए और प्रोटीन का सिंथेसिस करती है और डीएनए का कोई इसमें रेप्लिकेशन या डीएनए का कोई भी सिंथेसिस नहीं होती है। ठीक है ना। अब इसके बाद देखिए, अब हम यहाँ तक तो हमारा टेलोफेज हो गया था। अब हम मियोसिस सेकंड से शुरू करते हैं। तो ये फिर प्रोफेज सेकंड हो गया। प्रोफेज सेकंड में क्या होगा, अब ये हमारे पास दो सेल आई थी, है ना, जो यहाँ के बाद मियोसिस फर्स्ट के बाद हमारे पास दो सेल मिल गई। अब इसमें क्या होगा, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर होने लगेगी। ये बिल्कुल सेम जो सेकंड है वो माइटोसिस की तरह है ना। माइटोसिस में हमने इलेबोरेट करके पढ़ाई दिया है, तो थोड़ा सा और दिखा देते हैं कि आगे क्या करना मैकेनिज्म है। तो यहाँ से न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर हो जाएगा, न्यूक्लियोलस डिसअपियर हो जाएगा, और ये जो है कंडेंसेशन हो जाएगा इनका। ये जो है एक प्लेट पे यहाँ पे ये मेटाफेज हो जाएगा। मेटाफेज दूसरा जो स्टेज है मेटाफेज है। तो ये एक मेटाफेज प्लेट पे अरेंज हो जाएंगे जो क्रोमोसोम है। ठीक है ना, ये मेटाफेज प्लेट पे अरेंज हो जाएंगे और ये सेंट्रोमियर है, जो सेंट्रोमियर है वो
पोल्स की तरफ चल देगा और ये मेटाफेज पे आकर के अपने दोनों पोल्स पे पहुंच जाएगा। यहाँ से क्या निकले, ये स्पिंडल फाइबर से निकली जो आकर के जुड़ गई क्रोमोजोम से। ठीक है, ये यहाँ पर आकर के क्रोमोजोम से जुड़ गई। इसके बाद यहाँ ये आ जाएगा अब क्या, एनाफेज। एनाफेज में क्या हुआ कि ये अपलिफ्टिंग हो जाएगी, यानी कि यहाँ से जो क्रोमोजोम है उसका सेंट्रोमियर वो स्प्लिट हो जाएगा। सेंट्रोमियर अभी तक तो ये बाइवेलेंट था, ये अब ये आधा आधा इधर चला गया और आधा नीचे वाले के साथ चला गया। यहाँ से सेंट्रोमियर जो है स्प्लिट हो गया। ठीक है, यानी एक क्रोमेटिड ऊपर एक क्रोमेटिड नीचे की तरफ चला गया। ठीक है, ये अपलिफ्टिंग हो गई, ये हो गया एनाफेज सेकेंड। एनाफेज सेकेंड के बाद क्या होगा कि यहाँ पे अब टीलोफेज आएगा। टीलोफेज में क्या होता है कि जो ये क्रोमोजोम है अपने पोल्स पर पहुंच जाते हैं और इस स्पिंडल फाइबर भी डिसअपियर हो जाती है और जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो रीअपियर हो जाती है और न्यूक्लियस भी दिखाई देने लगता है, न्यूक्लियस बन जाता है। अब ये क्या हुआ, यहाँ से इसमें से दो सेल ये बन गई, दो ये बन गई, ये न्यूक्लियस का डिवीजन हो गया यहाँ, है ना। अब इसमें साइटोकाइनेसिस होगा, क्या होगा, फिर से साइटोकाइनेसिस होगा, साइटोकाइनेसिस, और इससे ये दो सेल बनी और इससे ये दो सेल, यानी कि जो हम एक सेल लेके चले थे उससे अब ये फाइनली कितनी बनी, 4 सेल। और जो क्रोमोसोम की संख्या है वो यहाँ क्या रहेगी, आधी रहेगी। ठीक है ना, तो यहाँ पे ये इस तरह से ये हाफ हो गई और ये जो सेल होंगी वो कैसी होंगी, हैप्लॉइड सेल होंगी। कैसी होंगी, हैप्लॉइड। यहाँ पे एक सेट होगा क्रोमोसोम का, एक ही सेट रह जाएगा। ठीक, जहां से हमने पहले जो सेल ली थी वो कैसी ली थी, जहां 2 सेट थे, अब यहाँ पर आकर के एक सेट होगा। इसको हम एक डायग्रामेटिक उसमें एक फ्लो चार्ट में बता देते हैं इसकी प्रक्रिया को। तो ये तो हमने डायग्राम से बता दिया, अब एक फ्लो चार्ट में हम बता देते हैं कि ये क्रोमोसोम्स का कैसे कैसे डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है यहाँ पे। तो स्टेज कहां से शुरू होती है, G1, ठीक है, फिर S, G1 S G2, फिर यहाँ पे क्या हुई M1 और M2। ठीक है, ये M2 तक हमने बना दिया। अब इसमें देखो यहाँ जो वो था हमारे पास क्रोमोसोम का जो जेनेटिक मटेरियल जो डीएनए हमारे पास था वो क्या था, यहाँ 2C था। ठीक है, अब यहाँ क्या हुआ, रेप्लिकेशन हुआ, यहाँ 4C हो गया, यहाँ कैसा होगा 4C हो गया और यहाँ पे क्या हुआ, ये फिर 2C हो गया, यानी जो यहाँ शुरू था वो यही हो गया। और ये M2 में क्या हुआ, केवल C रह जाएगा, यानी कि आधा रह जाएगा। बात आगे समझ में कि नहीं, ये इस तरह से इसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये क्रोमोसोम की हमने संख्या को रिप्रेजेंट किया है कि आपको कंफ्यूजन नहीं। ठीक, यानी कि G1 में पहले 2C था, 2C का मतलब डुप्लीकेट था, ये यानी कि डिप्लॉयड थी। फिर इसमें ये मटेरियल क्या हो गया, S फेज में डबल हो गया, G2 में भी डबल था, फिर यहाँ पे M1 में ये फिर आधा हो गया, यानी कि जो पहले था वही हो गया। फिर इसके बाद यहाँ M2 में आते हैं तो इसका भी आधा होगा, क्योंकि ये इसमें भी 1 से 2 सेल बन गई। यहाँ पे जो आते आते ये C रह गया, यानी कि सिंगल, यानी कि हैप्लॉइड, एक सेट रह गया। ठीक, अब ये जो है सेल एक ऐसे ही मेल में हुआ, ऐसे ही फीमेल हुआ, ये अब हैप्लॉइड सेल होगी, दोनों हैप्लॉइड सेल मिलकर के फिर से क्या बनाती है, जाइगोट बनाती हैं, जो कि एक डिप्लॉइड सेल हो जाती है। और इस तरह से क्या क्रोमोसोम का जो बैलेंस है वो बना रहता है। इसलिए माइटोसिस कैसा है, बहुत जरूरी स्टेप है ना, क्योंकि इससे क्या रहेगा, यानी कि जो डिप्लॉइड सेल है पहले हैप्लॉइड होगी, फिर हैप्लॉइड होगी, फिर 2 सेल मिलेगी तो फिर डिप्लॉइड हो जाती है। ठीक है ना, इससे क्या हो, बैलेंस बना रहेगा। और इसमें बीच में मैंने जो प्रक्रिया बताई, इसकी वजह से जहां जहां पे मैंने बताया कि यहाँ पे एक्सचेंज होता है, यहाँ से क्या होता है, पॉसिबिलिटी जो है होती है किसकी, डाइवर्सिटी की। ठीक, तो ये कंप्लीट हो गया मियोसिस। इसके बाद नेक्स्ट क्लास में देखते हैं। थैंक यू।